एवरीवन, ये है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 और यहाँ पे हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, एक एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। पहले तो ये जो वर्ड है मोल, ये किसने दिया था, ऑस्टवर्ल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, हीप या फिर पाइल। हीप या पाइल का मतलब क्या है कि हम चीज़ों का कुछ कलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ना पाइल ऑफ बुक्स या फिर ऐसा हीप, ये कुछ चीज़ों का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, ये वर्ड किसने कॉइन किया था, ऑस्टवर्ल्ड ने। अब ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अगर हम बात करें अपने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो सारी चीज़ें जो हमको बड़ी बड़ी दिख रही हैं अपने अराउंड, चेयर, कैमरा, टेबल, बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक है, हम सब कुछ का नंबर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी मान लो तुम एक ऐसे रूम में बैठे हो जिसमें 4 फैन है, तो तुम आराम से अपनी आँख ऐसे करोगे और देखोगे अच्छा 4 फैन है, तो क्या हुआ, बहुत आसानी से कैलकुलेट करके बता दिए। अगर मान लो हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे टेबल रैक में कितनी बुक रखी हुई है, तो तुम आराम से ऐसे जाओगे, गिनोगे, बोल दोगे हाँ मान लो 23 बुक्स है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब हम लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमको चीज़ें अपनी आँख से दिखाई दे रही हो। लेकिन क्या हम तब चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे उनका नंबर्स, जब हमको चीज़ें दिखाई ना दें। सपोज करो अब हम तुमसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे पास एक बूंद पानी है, चलो हमको बताओ कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तुम, हो सकता था कि तुम वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते साल 2 साल लगा के, लेकिन क्या तुम उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ये है कि हम उन मॉलिक्यूल्स को देख ही नहीं सकते, तो एक एक करके गिनना तो मुश्किल है, और अगर हम गिन भी लेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। छोटे से वाटर के ड्रॉप में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपना माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जहाँ पे हम चीज़ों को देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, वहाँ पे अपना ये नॉर्मल नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि उस छोटे लेवल पे जाके हमको चीज़ों को कैलकुलेट करने में क्या करे, मदद करे। आई होप कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना फिर से। देखो अगर हम बात करें कि 1 डजन या फिर 1 ग्रॉस या फिर 1 स्कोर, आई होप कि हो सकता है डजन, हो सकता है ग्रॉस और स्कोर ना सुना हो, लेकिन 1 डजन तो सबने सुना होगा। 12 होता है इसका मतलब होता है 144 और इसका मतलब होता है 20। अब देखो ध्यान से समझना, अगर हम बोलें कि मेरे पास 1 डजन क्या है, साड़ी है, तो हम क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास 12 साड़ियाँ हैं। ठीक, अगर हम बोले कि मेरे पास 1 डजन हाथी है, तो मतलब क्या मतलब है, मेरे पास 12 हाथी है। हम बोले कि 1 डजन चींटी है मेरे पास, तो मतलब 12 चींटी है। तो तुम क्या समझ पा रहे हो ये बात कि हम 1 डजन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 12 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वो चीज़ें क्या है, उसका आपस में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं। चींटी का कोई रिलेशन हाथी से, बिल्कुल नहीं। साड़ी और चींटी का कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जब भी हम 1 डजन के बारे में बात करते हैं तो वो कलेक्टिवली किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 12 को। उसी तरह से हम जब चीज़ों को छोटे लेवल पे नापते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, 1 मोल। ठीक है, अब 1 मोल क्या होता है, कैसे आया, क्या हुआ, अब हम इस बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़, ये एनालॉजी दिमाग में रखना है कि जो डजन और ये जो मोल है, ये दोनों सेम चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 मोल एटम्स के बारे में बात करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, 1 मोल प्रोटॉन्स के बारे में बात करें, तो भले ही इन सब में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कुछ फिक्स्ड नंबर को करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। हम इसको समझेंगे कार्बन के एटम के हेल्प से। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर हम बात करें एक कार्बन के एटम के बारे में, ये किसका एटम है, कार्बन का एटम है। ठीक है, हमको पता है कि इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, जिसमें कि 6 प्रोटॉन है और 6
न्यूट्रॉन है और हमको पता है कि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका मास नंबर कितना होता है, तो मास नंबर क्या होता है, 12 होता है, जो कि किसका नंबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जब भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करना है क्या मास नंबर में, बिल्कुल नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 12 AMU। AMU के बारे में अभी ही हम बात किए हैं कि वो क्या होता है, एक प्रोटॉन का क्या होता है, मास होता है ना। और एक प्रोटॉन का मास, और हमको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या है, बराबर है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको अगर हम प्रोटॉन भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें 12 प्रोटॉन रहते हैं। तो अगर हम इसको, और हमको इलेक्ट्रॉन का मास तो कंसीडर करना नहीं है, तो अगर हम एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालना चाहें तो हम एक्चुअली में क्या निकालना है, हमको 12 प्रोटॉन्स का मास निकालना है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको 12 AMU, क्योंकि AMU किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोटॉन के मास को। और इस एटम में कितने प्रोटॉन्स रहते हैं, 12 प्रोटॉन्स रहते हैं, इसलिए इसका मास क्या है, 12 AMU। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब अगर इस AMU को हम ग्राम्स में लिखें, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ रही है। हम बस क्या कर रहे हैं, AMU को ग्राम्स में लिख रहे हैं। देखो अब जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब कि एक एटम कार्बन का मास अगर हम ग्राम्स में नापे तो वो क्या है, 20.04। और अगर एक एटम ऑफ कार्बन का मास हम AMU में नापे तो हमको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही चीज़ को, एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ये बात हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमको लेंथ नापना है तो उसको हम मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से एटम के मास को नापने के लिए भी अपने पास AMU है और क्या है, ग्राम है, ठीक। हम कार्बन के ही एटम के बारे में अगर बात करें तो AMU में उसका मास कितना आ रहा है, 12 AMU आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, 20.04 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ रहा है। क्या हम देख पा रहे हैं। लेकिन तुम एक बात देखो यहाँ पे कि अगर हम सारे एलिमेंट्स का मास ग्राम में कैलकुलेट करें और हम AMU में कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है। तो क्या अपने पास जीवन में कम चीज़ें हैं याद करने के लिए कि हम और वैल्यूज़ बढ़ा लें, कि ग्राम में अलग वैल्यू याद करें चल के सबका। तो यहाँ पे हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे कि ग्राम और AMU भले ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूनिट्स है, ऑब्वियसली वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोटॉन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राम कंपैरेटिवली एक बड़ी यूनिट है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, दोनों को रिलेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ सिंपल सा कुछ हो जाए, हमको दो अलग अलग वैल्यूज़ याद ना करनी पड़े। तो क्या हम कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा सकते हैं कि इसमें हम कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो वैल्यू आ जाए, ये क्या आ जाए, वो 1 आ जाए, तो हमको ये जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 12 ग्राम मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू n की होगी वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। हमको क्या करना है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स में कुछ तो मल्टीप्लाई करना है, और हमको क्या चाहिए, आंसर में 1 चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट किए 1/1.67 इंटू -24 ग्राम्स, तो ये हमको क्या मिला, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मिला है। और यही क्या है, अपना एवोगैड्रो नंबर, या फिर इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, ठीक है। इस नंबर का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नंबर कहीं से ऊपर से लेटर में लिख के कोई फेंका नहीं था। ये नंबर क्या है, एक स्पेशल नंबर है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1 आ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम, अगर हम AMU में किसी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें और हम ग्राम्स में किसी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमको क्या मिल जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मिलता है। अब इस चीज़ को हम और ढंग से समझते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ में आया है।
अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें कि हम एक एटम ले रहे हैं किसका, कार्बन का, उसका मास कितना है 12 AMU, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब अगर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ले लें किसके, कार्बन के, तो उसका मास कितना होगा, हमको बस क्या करना होगा, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या आ जाएगी 12 ग्राम, और हम इसी को क्या बोलते हैं, एक मोल एटम ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू, एक मोल में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से समझना, जब हम एक कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मास क्या आ रहा है 12 AMU, और जब हम एक मोल एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मास क्या आ रहा है 12 ग्राम आ रहा है। और एक मोल का मतलब क्या होता है, इतने सारे एटम्स। इस नंबर को एक बार ध्यान से देखो, 10 की पावर 23, मतलब कि 23 बार हमको बैठ के 0 लिखना पड़ेगा, कितने सारे एटम्स हो जाएंगे। और कहाँ एक एटम और कहाँ उतने सारे एटम्स, इसका वैल्यू 12 AMU और इसका वैल्यू 12 ग्राम। क्या ये बात समझ आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या जादू कर दिया इस नंबर के हेल्प से? हमने एक एटम के मास को और इतने सारे एटम्स के मास को क्या कर दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रख लिया है, क्योंकि हमने एक ऐसा नंबर चूज किया है जिसको मल्टीप्लाई करने से प्रोटॉन के मास से क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मोल एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होता है 12 ग्राम। अब क्या हमको दो अलग अलग वैल्यूज याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, है ना। और यही सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, ठीक है, ध्यान समझना। अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा 23 AMU और एक मोल एटम्स का मास कितना होगा 23 ग्राम, है ना, ठीक है। अब इस मोल वाले कॉन्सेप्ट को एक मॉलिक्यूल के समझ लेते हैं, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल की, किस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं हम, यहाँ पे CaCO3 लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन से एटम है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक मॉलिक्यूल में ये लोग प्रेजेंट हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि हमने ऐसे एक मोल मॉलिक्यूल्स ले लिए, मतलब कि हमने क्या किया, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके लिए हैं CaCO3 के। तो उसमें कितने कैल्शियम एटम्स होंगे, उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक था तो 6.022 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, इतना ही होगा। ये भी वैल्यू यही होगी, और ये चूंकि 3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे किसके, इसमें ऑक्सीजन के। क्या ये बात समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, अगर हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इसमें एक एटम है कैल्शियम का, एक एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन के। लेकिन अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें क्या होगा, एक मोल मॉलिक्यूल अगर हम ले CaCO3 का, तो उसमें कितने एटम्स होंगे कैल्शियम के, इतने एटम्स, कार्बन के भी इतने एटम्स, और ऑक्सीजन के क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम पूछें कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले हैं, वो क्या है 100 AMU होगा, है ना। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 100 AMU इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। AMU को हम यहाँ पे किस में चेंज कर देते हैं, ग्राम्स में चेंज कर देते हैं। और ये वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे, हमको पता है कि ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 100 ग्राम। क्या ये बात समझ आ रही है कि अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल ले लें किसका CaCO3 का, तो उसका मास कितना होगा 100 ग्राम, और अगर हम एक मॉलिक्यूल ले CaCO3 का तो उसका मास कितना होगा 100 AMU।
तो ये जो अपना एएमयू और ग्राम्स का जो रिलेशन है, जिसको हमने 1 मोल से रिलेट किया है, वो मॉलिक्यूल्स के लिए भी वैलिड है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में हमको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये जो मोल है वो है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया। अब हम लोग बात करेंगे कि मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना। देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को हमने जो भी मोल कॉन्सेप्ट ने पढ़ा है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि वो नंबर कहाँ से आया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक्चुअली में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। एक्चुअली में अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। या तो हम उन 3 फॉर्मूलाज को एकदम बिल्कुल दिमाग लगाए बिना याद कर लें और ज़बरदस्ती कहीं भी उसको ठूसने की कोशिश करें और सोचें कि अरे मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत हार्ड होता है, हमसे तो इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि वो जो 3 फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है, कैसे वो डिराइव हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लें तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हम सिर्फ 3 फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अपने पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अगर अपने पास 48 ग्राम्स ऑफ क्या है, अपने पास 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे, किसके, ऑक्सीजन एटम्स के। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब ध्यान से देखना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कि एक एटम ऑक्सीजन का, उसका मास कितना होता है 16 AMU। अगर हम बात करें कि ऐसे ही हम 1 मोल एटम ले ले ऑक्सीजन के, तो उसका मास कितना होगा 16 ग्राम, बिल्कुल, है ना। तो हम क्या ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 16 ग्राम अगर होता तो वो कितना होता, 1 मोल होता। और अगर 1 ग्राम होता तो वो क्या होता, 1/16 मोल होता। लेकिन अपने पास है क्या 48 ग्राम है, तो 48 ग्राम है तो वो कितना मोल होगा 1/16 × 48 विच विल बी इक्वल टू 3 मोल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर हम 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लाएं तो वो कितना होगा 3 मोल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम यहीं से क्या करेंगे, अपना पहला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, ठीक। अब ध्यान से देखो गिवन मास यहाँ पे कितना था 48 ग्राम और 1 मोल का मास कितना था 16 ग्राम था, और वहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था 3 मोल्स। देखो यही सेम चीज हमने यहाँ पे की है। क्या हमको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होके आया है? बिल्कुल। देखो अब यही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको पूछने का एक और तरीका हो सकता है। देखो क्या तरीका हो सकता है, हम अगर बोले कि अपने पास 3 मोल्स है किसके, ऑक्सीजन एटम्स के, हमको बताओ कि उसका मास कितना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। हम बोलेंगे कि अगर 1 मोल होता तो उसका मास कितना होता 16 ग्राम होता। तो अगर हम 3 मोल होगा तो उसका मास कितना होगा 16 × 3 विच विल बी 48 ग्राम्स। और इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया है 3 मोल और इधर गिवन मास हमको नहीं पता, मोलर मास हम जानते हैं। इसको ले जाके हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 16 एंड वी विल बी गेटिंग 48 ग्राम्स। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में फंसाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, आराम से फंस सकता है इंसान। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के दूसरे फॉर्मूले के बारे में। अपना दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 12.044 एटम्स हैं अपने पास किसके,
ऑक्सीजन के। तो बताओ कि ये कितना मोल्स होगा ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होता तो वो किसके बराबर होता, 1 मोल के बराबर। अगर 1 एटम होता तो किसके बराबर होता वो, 1 मोल 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स होता। और अपने पास लेकिन है कितने एटम्स, 12.044 एटम्स, वो कितना होगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और नीचे क्या लिखोगे 0.10 की पावर 23। इन दोनों को जब हम काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 मोल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहीं से डिराइव होता है अपना दूसरा फॉर्मूला जो हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज। हम यहाँ पे एंटिटीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंटिटीज कैन represent atoms, molecules, electrons, protons and whatever we want to represent, ठीक है। उसके नीचे हम क्या डालेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या हम देख पा रहे हैं कि हमने यही काम किया है, यहाँ पे हमको मिला आंसर में नंबर ऑफ मोल्स और ऊपर हमने क्या लिखा, जितने नंबर ऑफ एटम्स हमको दिए थे और हर बार हमको इससे किसको डिवाइड करना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे फॉर्मूले की, ठीक है। और उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपना एवोगैड्रो वाला हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे। जब हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि इसका एक बार और इस्तेमाल हम करने वाले हैं, कहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा फॉर्मूला जिसको हम किसके हेल्प से समझेंगे, एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस से। एवोगैड्रो का क्या कहना था, ध्यान से समझो कि अगर सपोज करो हमने 3 अलग अलग बलून लिए हैं, सपोज करो कि तीनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1-1 है, ठीक। तो और इसमें हमने भरा है हाइड्रोजन गैस, इसमें हमने भरा है क्लोरीन गैस और इसमें हमने क्या भरा है, हीलियम गैस भरा है, ठीक है। तो इनका क्या, एवोगैड्रो का क्या कहना था कि अगर हम अलग अलग गैस लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनका वॉल्यूम सेम है और उनको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मेज़र किया जाए या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेज़र किया जाए तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लो कि इसका 4 मॉलिक्यूल है तो इसका भी क्या होगा, सब में 4-4 ही मॉलिक्यूल होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये था एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस। अब देखो इस चीज़ को हम मोल कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान समझना। अभी हम क्या किए हैं कि हमने 3 बलून्स लिए हैं, तीनों में अलग अलग गैसेस भरी हैं और हमने क्या किया है, सब में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स भरे। इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी इतने ही और इसमें भी इतने ही हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अगर हम इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर करें तो क्या होना चाहिए, इन सब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही तो वो बोलता है कि अगर हम बराबर वॉल्यूम ले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो उसका उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए कि अगर हम सेम मॉलिक्यूल्स भरें तो क्या होगा, सेम वॉल्यूम आना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि जब हम लोग अलग अलग गैसेस लेते हैं और उनके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिस नंबर को भी हमने फिक्स कर दिया और ये नंबर अपना फेवरेट क्यों है हम बता चुके हैं अभी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिए हमने इन तीनों अलग अलग गैसेस के, तो उनका जो वॉल्यूम आया वो सेम आया और वो कितना आया, 22.4 लीटर्स आया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो हम तुमसे पूछे कि मेरे पास 44.8 लीटर्स गैस है, कौन सी, CO2 गैस, ठीक। हमको बताओ कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के, है ना। तो तुम जानते हो ये बात कि अगर अपने पास
22.4 लीटर होता CO2 का तो कितने मॉलिक्यूल्स होते? अब ये नंबर देखो फिक्स हो चुका है, ठीक। हम इसको किस पे मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है? 1 atm। मतलब ये वैल्यूज अगर हम चेंज ना करें तो 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस विल कंटेन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स। यही तो कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रो का। तो अगर हम बोले कि 1 लीटर CO2 अगर अपने पास होता तो उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते? कितने मॉलिक्यूल्स होते? 22.4 लीटर्स, है ना। अब अपने पास एक्चुअली में कितना वॉल्यूम है? 44.8 लीटर्स है। किसका? CO2 का। तो ये वैल्यू क्या होगी? 22.4 इंटू 44.8, ये कट के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? या तो इस वैल्यू को हम क्या बोल दें? 1 मोल बोल दें, तो ये आंसर 2 मोल आ जाएगा। या फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और बोल दें कि 0.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, अब देखो ध्यान से समझो। अब समय आ गया है कि हम अपना फॉर्मूला डिराइव कर लें। ध्यान से देखना, हम अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि तीसरा फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस एट NTP किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये अपना फॉर्मूला है। और देखो यही किए थे हम लोग यहाँ पे। ये जो वैल्यू है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, ठीक। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है? हमने देखो यही किया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइड किससे करना है? 22.4 से, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर सपोज करो कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये वाली वैल्यू हटा देंगे, है ना, और हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो 3 फॉर्मूले अभी हमने पढ़े, क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। इन्हीं को हम उलट फेर कर करके यूज करते हैं। और इतना जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इसको दिमाग में रख के जब हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मोल कॉन्सेप्ट का सॉल्व ना हो। और अब मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोक्योमेट्री, ये पूरा रिलेटेड है मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट्स के पहले पार्ट में इजी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ हमको समझ में तो आ रहा है, थोड़ा कुछ तो समझ पा रहे हैं। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के हार्ड क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। हो सकता है उसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ जाए। पहले पार्ट में हम पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जेई और नीट के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे हम जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा 0 लेवल से एडवांस लेवल तक क्लियर हो जाए। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।